हाय फ्रेंड्स, सूर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज क्या होता है, ओके। तो आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। किन्हीं भी संख्याओं का एवरेज कैसे हम निकालते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि जितने भी पद हैं उन पदों का योग और पदों की संख्या से क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। इसे हम लोग ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ओके। और ये होता है सभी पदों का योग, और ये होती है पदों की संख्या। इसको एन से डिनोट कर लीजिए, समेशन से डिनोट करिए, एस से डिनोट करिए, और इस पदों की संख्या को एन से, यानी कि ए बराबर एस बाई एन। यही होता है एवरेज। एवरेज सभी पदों का योग डिवाइडेड बाई सभी पदों की संख्या, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं, ओके। और इसके कितने कॉन्सेप्ट हैं वो भी मैं सारा आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, वीडियो आप अंतिम में देखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन मैं इसमें सारा कुछ लगभग कंप्लीट कर दूंगा। एग्जांपल देखिए, बोल दीजिए कि 1 से 10 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 10 तक की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं। इनका औसत कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब सभी पदों का योग। तो सभी पदों का योग इसका निकालिए, कितना आएगा। 19, योग करिए आप लोग। 19, ओके। 27 34 40 45 45 और 49, 3 52 52 और 2 54 और 1 55, ओके। पदों की संख्या कितनी है, 10। एवरेज कितना आ गया, 5.5। ये हमारा आ गया एवरेज। यदि बोला जाए, यदि ये जैसे एक इसमें कॉन्सेप्ट ये आता है कि जैसे बोला जाए कि प्रथम n क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा क्या होती है, मध्य वाली संख्या होती है। तो देखिए ये भी 5 है, इधर भी ये कितनी संख्या है, 5, और ये 5, मिडिल वाली संख्या यही आएगी, यानी कि 5.5। ये हमारा औसत है, ओके। तो एवरेज के कुछ रूल है वो हम देख लेते हैं। जिससे होता क्या है कि लेटस है, यदि a, b, c, ये क्या है, तीन संख्याएं हैं और इनका एवरेज, इनका औसत k है, ओके। ये तीन ABC संख्याएं हैं और इनका औसत k है। यदि हम A में मान लीजिए कि 2 जोड़ दे हैं, और B में मान लीजिए हम 2 जोड़ दिए, और C में भी 2 जोड़ दिए, तो औसत B के +2 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि ये तीन संख्याएं ABC हैं, यदि उनका औसत k है तो औसत भी क्या हो जाएगा, अगर इसमें सभी संख्या में 2 और 2 इसमें भी जोड़ा जाए तो औसत यहाँ क्या हो गया, 2 से औसत भी बढ़ जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। इसको आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 5 और 6, 4 5 6,
का औसत कितना आएगा? 4 5 6 का औसत कितना आएगा? 4 + 5 और +6 डिवाइडेड बाय 3। यही तो होता है कुल पदों का योग डिवाइडेड बाई पदों की संख्या। ये कितना आ गया? 15/3, यानी कि कितना आ गया एवरेज? 5। ओके। यदि यहाँ पर बोल दिया जाए कि सभी संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो इसका औसत क्या होगा? 4 में भी 3 जोड़ दिया जाए, 5 में भी 3 जोड़ दिया जाए और 6 में भी 3 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा? तो औसत ये हो जाएगा 4 + 3। ओके, मतलब इसको आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा तो संख्या क्या आ जाएगी? इसमें 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगी, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगी और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगी। औसत कैसे निकालते हैं? 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाई 3। 9 8 17 17 7 24, 24/3, यानी कि ये आ गया 8। इसको लिख सकते हैं 5 + 3, यानी इन संख्याओं में हम 3 3 जोड़े हैं तो औसत भी क्या हुआ है? +3 से बढ़ गया है। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है? कि यदि 3 संख्याएं हैं उसमें कोई भी आप कांस्टेंट जोड़ते हैं तो एवरेज भी उसी कांस्टेंट से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है? अगला देखते हैं। यही पर देखिए, यदि 3 संख्याएं A B C हैं, ठीक है, और उनका औसत K है, तो हमारी प्रॉपर्टी ये है कि यदि आप A में 4 का गुणा कर दीजिए, B में 4 का गुणा कर दीजिए और C में 4 का गुणा कर दीजिए तो औसत क्या निकल के आएगा? जितने जितने का आप लोग मल्टीप्लाई यहाँ पर किए हैं सेम संख्या से, औसत भी क्या आ जाएगा? उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 3A और 3B और 3C। ओके, मतलब मल्टीप्लाई कर दें तो संख्या तो ये आ जाएगी, तो औसत इसका कितना आ जाएगा? मान लीजिए कि इन तीनों का औसत कितना था? अगर नॉर्मली देखा जाए A + B + C डिवाइडेड बाई 3 है, इसका औसत के बराबर है। ओके, यहाँ पर देखिए 3A + 3B + 3C डिवाइडेड बाई 3। अब ये कितने के बराबर हो जाएगा? 3 कॉमन उठा लीजिए, कॉमन A + B + C डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 गया, यानी क्या हो गया? ये देखिए इसमें भी क्या हुआ? अब यहाँ पर क्या आ गया? K। यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत कितना आया था? मान लीजिए K आता है तो यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? K। ओके, तो ये भी क्या आ जाएगा? 3K से क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको काटिए नहीं, इससे अपने को कंपेरिजन करना ना, काटेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, काटेंगे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमें तो कंपेरिजन करना है। मान लीजिए A + B + C डिवाइडेड बाई 3, इसकी वैल्यू क्या है? K के बराबर है। A + B + C बाई 3 की वैल्यू क्या है? K के बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3K। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या से अगर तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो औसत में भी क्या हो जाएगा? उसी संख्या से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, अब देखिए औसत के कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, यदि बोल दिया जाए n क्रमागत संख्याओं का औसत, n क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं? तो देखिएगा इसमें एक ये रूल है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये वाला प्रथम पद है, डिवाइडेड बाई 2 होता है। ओके, ये होता है औसत n क्रमांक संख्याओं का। जैसे मैं अभी वो निकाला था ना 1 से 10 तक का,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी को जोड़िए 55 आया था। और पदों की संख्या कितनी थी 10, ये कितना अपना एवरेज आया था 5.5। तो देखिए प्रथम पद कितना है 1, अंतिम पद कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2। प्रथम पद 1, अंतिम पद 10, यानी कि ये कितना आ गया 11/2, यानी कि कितना आ जाएगा 5.5। तो ये वाला क्वेश्चन अगर इस टाइप का कैसे दिया जाए, n क्रमांक संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। देखिए कोई भी पद अगर क्रमागत है ना, तो जैसे मान लीजिए 7 8 9 10, देखिए आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं, समांतर श्रेणी। देखिए ये है डी, जिसको बोलते हैं ये समांतर, कितना आ रहा है 1 1 1। तो ये समांतर सीरीज में यही लगाते हैं कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 17/2, यानी कि 8.5। ओके, एपी का कॉलम सेम, इसमें एपी का कॉन्सेप्ट आता है समांतर जिसको बोलते हैं डी, वो 1 1 के बराबर आ रहा है, मतलब 8.5 इसका औसत आ गया। ये देखिए आप ये समझ में आ गया होगा। ओके, इसी में एक और देखते हैं। इसमें मतलब ये 2 नंबर है, ये आप समांतर श्रेणी का एक नोट कर लीजिए। यदि पद समांतर श्रेणी में है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये आप लोग याद कर लें। यदि पद समांतर श्रेणी में हो, एपी में हो, तो ये आता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। जैसे मान लीजिए विषम संख्या का खूब पूछता है सवाल। जैसे मान लीजिए कि देख लीजिए 1 3 5 7 9, ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं। बोल जा रहा है कि प्रथम क्रमागत n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए ये देखिए एपी में रहने का मतलब है डिफरेंस यहाँ कितना है 2 है, यहाँ डिफरेंस कितना है 2 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 2 है। डिफरेंस सभी में क्या होता है 2। एपी में एपी का यही मतलब सबसे बढ़िया वो है कि अगले पद और प्रथम पद का अंतर यदि सभी में सेम आता है तो वो क्या है, जितने भी नंबर हैं, जितने भी पद हैं, वो क्या होंगे एक समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 आ गया 2 आ गया 2 यानी कि पद समांतर श्रेणी में है। तो यानी कि इसमें डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हैं 1 प्लस अंतिम पद 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये कितना आ गया 5 आ गया, इसका 5 औसत ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए अब विषम सम संख्या के लिए भी देख सकते हैं 2 4 6 8 और 10। इस केस में क्या होगा, देखिए अंतर कितना है सर्वांतर 2 है 2 है 2 है, इसका भी 2 है, यानी ये विपद क्या है समांतर श्रेणी में है। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आ गया 6। ओके, एक चीज यहाँ पे समझ में आया होगा कि नहीं, मैं अच्छे से आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल लीजिए 1 3 5
7, 9, 11। मैंने आपको बताया कि देखिए इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। इसका डिफरेंस 2, 2, इसका डिफरेंस 2, इसका भी 2। यानी कि ये पद क्या है, एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकालते हैं? प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाय 2। प्रथम पद कितना है, 1 है, अंतिम पद 11, यानी कि ये आ गया अपना 11 12 बढ़ते यानी कि 6 आ गया। देखिए एक चीज नोट करिएगा, विषम संख्याओं के लिए यहाँ पे एक ट्रिक है। प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम अगर बोल दिया जाए तो 1 3 5 7 9 11 कितनी है संख्याएं हैं, 6 है। तो बोल दिया जाए कि प्रथम क्रमागत 11 तक की संख्याओं का मतलब औसत बताइए, तो जितनी भी संख्या रहेगी वही हमारा औसत आ जाएगा। यानी इस केस में आंसर यह नहीं आ जाता है जितनी की संख्याएं होती हैं। और ऐसे विषम वाले केस में क्या होता है, 2 4 6 8 10, इसका औसत निकालिए। ये भी एपी में है, सबका डिफरेंस कितना है, 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2, इसका भी 2। तो 2 + 10 डिवाइडेड बाय 2, इसका कितना आ गया, इसका भी आ गया 2 4 6 8 10। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये आ गया 12/2 यानी कि ये आ गया 6। इस केस में अपना आंसर कितना आया है कि जितना भी पद बोला जाए उसका 1 प्लस, यानी यहाँ पे 5 पद है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, सम वाले केस में 1 प्लस करके आएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे बोल दिया कि प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत बताइए, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, तो ये देखिए प्रथम 5 तो वही औसत वही आएगा जो विषम संख्या मतलब पूछी जाए। जैसे कि यहाँ पे 5 पद है तो आंसर भी मेरा क्या आएगा, औसत में 5 ही आएगा। ओके, और सम वाले केस में जितनी संख्याओं का पूछ दिया जाए कि यहाँ पर देखिए प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वो 1 प्लस कर दीजिएगा, उस केस में आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, आप इसी कॉन्सेप्ट को बस ध्यान में रखिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आप एक चीज याद है, जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, आप जानते हैं प्रथम n प्राकृतिक, इसको बोलते हैं नेचुरल, प्रथम n नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, मैंने आपको एक चीज बताया था अभी, अगर संख्याएं आपको पता चल जाए तो आप लोग तुरंत निकाल देंगे। लेकिन आप इससे पहले आप एक चीज जान लीजिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। योग क्या होता है, n + 1/2, यही आता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यही आता है। औसत क्या होता है, औसत तो यही होता है कुल पदों का योग। तो ये तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये तो कुल पदों का योग गया, डिवाइडेड बाय पदों की संख्या, डिवाइडेड बाय पदों की संख्या। ओके, तो इसको सॉल्व करिए, n + 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n, n से m कट गया यानी कि आ गया n + 1/2। देखिए इसमें भी कौन सा वाला कॉन्सेप्ट आया कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाय 2। इस केस में भी क्या आया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाय 2। ये आप लोग ध्यान में रखिए और क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। ठीक है,
अगर बोल दिया जाए कि प्रथम क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का पूछ दिया जाए, ये औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे आप? एक प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया? 101 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना आ गया? 50.5। ये अपना औसत निकल कर आ गया। ठीक है, मतलब बेसिक है। यह प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको पता है, ये सही है। नहीं तो कुछ नहीं पता है, जैसे बोल दिया जाए यह प्राकृतिक संख्या हो, तो उस केस में क्या होता है, आप संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, समांतर देखिए दिया, एक आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, तो क्या होगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाय 2। ओके, आगे देखते हैं। अब ये देखिए, देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? वर्गों का औसत, उसमें तो क्या था, सिंपल संख्या थी, लेकिन इसमें अब क्या हो गया कि संख्याओं का ऐसी संख्या आने लगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए 100 का स्क्वायर पूछ दिया जाए तो ये अपने लिए टफ होगा। और हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो क्या होता है, इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम लोग डर जाते हैं कि यार यार कैसे कुल पदों का योग कैसे करेंगे, फिर ये करेंगे। इस केस में क्या है कि आप औसत कैसे निकालते हैं? औसत योग कुल पदों का और संख्या n, और ये समेशन, तो होगा क्या? इस केस में आपको पता रहना चाहिए कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। तो वर्गों का योगफल ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। ओके, अब n पूछ दिया जाए तो यहाँ n आ जाएगा, ये योग ये इसके बराबर होता है, ये योग है प्रथम n। ओके, और डिवाइडेड बाई पदों की संख्या इतने n है, तो ये क्या आ जाएगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये अपना आंसर है औसत। इसको आप लोग याद तो ये रखेंगे तो आपको कई जगह काम आ जाएगा, ये याद रखिए और पदों की संख्या से भाग दीजिए तो ये आपका निकल के आ जाएगा। जिससे क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसी का योग पूछ दिया जाए, इसी का मतलब औसत पूछ दिया जाए, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करिए, ये फॉर्मूला लगाइए आप लोग। n की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 प्लस 1। ओके, और 2n प्लस 1 है, यानी कि 5 पदों की संख्या यानी कि 10 और 1 11, 5 गुने 10 और 1 11 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए 6 गुणे 11, ओके, ये कट गया, औसत कितना अपना आ गया? 11। वैसे भी आप सिंपली निकाल के चेक कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये भी ठीक है। ये बेसिक है ना। अब देखिए, अब यहीं पे हो जाएगा क्यूब, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब मतलब घनों का औसत क्या होगा? ओके, तो घनों का ये भी अगर याद रहा आप लोग तो तुरंत एग्जाम में बना लेंगे। ऐसे करके मान लीजिए 100 तक दे दिया तो निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप लोग फॉर्मूला को याद रखिए। तो घनों का औसत क्या, आप देखिए पहली बात कि इसका आप लोग योगफल जानते हैं क्या? इसका हम लोग डेरिवेशन नहीं सीखेंगे। अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की देख रहे हैं तो वैसे तो इसका आप लोग बस याद रखिए कि मतलब कि क्यूब का योगफल क्या आता है। ठीक है, बाकी तो ये हमारे सिलेबस से भी बाहर है, अगर
आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा, तो इसका पढ़ा होगा कि कैसे डेरिवेशन करके इसका फॉर्मूला लाते हैं। तो देखिए इनका योगफल का फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये पूरे का होल स्क्वायर होता है, ये इसका योग होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे तो आपका इसका एडिशन निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या निकालना है, अपने को औसत निकालना है, औसत। तो देखिए औसत क्या होता है, औसत यही तो होता है कुल योग और ये कुल संख्या। घनों का योग किसके बराबर आता है, n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर, कुल संख्या कितनी है n। ओके, इस केस में क्या होगा, n² n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये n आ जाएगा। ओके, एक से n कट जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया औसत। ये आपका कितना आ गया, औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ये आता है n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इस पे आप क्वेश्चन करना चाहें तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे। ओके, तो इसका आप औसत बताइए, औसत कैसे निकालेंगे। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला में रखिए, संख्या कितनी है 5, यहाँ पर 5। ओके, तो ये कितना है, संख्या है ना 5, तो ये 5 1 6 कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर। ओके, और डिवाइडेड बाई 4 है, सॉरी यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 भूल गया था मैं, डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ गया 5 गुणे 36 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। ये कितना आ गया, औसत कितना आ गया अपना 45। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत आप लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला है, ये हमेशा आप याद रखिएगा कि घनों का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। ये 3 चीज आप याद रखेंगे तो औसत तो निकाल लेंगे। n से डिवाइड मारेंगे तो n का इसमें कट जाएगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये क्रमागत सदिश सम और विषम सदिश रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। प्रथम यन क्रमागत सम संख्याओं का के वर्गों का औसत। प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग रख लीजिए। ठीक है, यहां पर क्या n क्या है, अंतिम संख्या है, जैसे लास्ट नंबर। ओके, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, n+1 n+3 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आ जाएगा औसत। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ओके, 10 का स्क्वायर, ऐसे करके पूछ दिया जाए कि इसका औसत क्या होगा, तो इसका औसत कैसे निकालेंगे। मान लीजिए अगर छोटा मोटा संख्या रहती, मतलब ये संख्या मतलब 5 ही है, तो आप वर्ग करके जोड़ के भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको जैसे कोई बड़ा दे दिया हो, जैसे बड़ा जैसे
2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ऐसे दे दिया जाए 100 के स्क्वायर तक, तो आपको लगाना उस सवाल को मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। इसका डेरिवेशन में मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जानना जरूरी नहीं है कि ये कैसे आया, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट इसको फॉर्मूले पर रखिए। यहाँ पर देखिए n क्या अंतिम संख्या है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, न कि नंबर ऑफ संख्या, जैसे कितनी संख्या, जैसे 100 संख्या है तो ये मत लिखिएगा कि 100 वैल्यू रखें, अंतिम संख्या है ये, यही नोट करने वाली बात है। मतलब इस पे स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम संख्या 10 है, तो यहाँ करिए 10 प्लस 1, ओके। और यहाँ पे भी क्या होगा, 10 प्लस डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 11 गुणे 13 डिवाइडेड बाई 3। ये मल्टीप्लाई करिए आप, 13 कम 13, हासिल 1, 13 कम 13 1, ये आपका औसत निकल के आ जाएगा, ओके। तो ये तो हो गया आपका क्रमागत सम संख्याओं का। विषम संख्याओं का पूछ दिया जाए तो वो क्या होगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उस केस में बस एक ही चेंज आता है, ये चेंज ये है कि बस इसको n प्लस 3, ओके, डिवाइडेड बाई एक घटा देते हैं, n प्लस 1 था ना, सॉरी, n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसमें सम वाले केस में क्या था, n प्लस 1 n प्लस 3 था, डिवाइडेड बाय 3। दो में से एक घटा दीजिए, एक घटाएंगे तो n हो जाएगा, में से घटाएंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा, ओके। तो मान लीजिए इसमें भी क्या n क्या अंतिम संख्या है, ओके। तो इस सवाल को मान लीजिए, आइए हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसमें भी देख लेते हैं। एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इसका औसत बताइए। इसका औसत कैसे आप निकालेंगे औसत? अब यही देखिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा, n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। n अंतिम संख्या है यहाँ पर भी, ओके। ये हो गया 7 और गुणे 7 प्लस 2 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कटा, यानी कि इसका एवरेज आ गया 21, ओके। अच्छा, कोई दिक्कत? ओके, तो एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, 2-3। अब ट्रिक्स जानेगा। मान लीजिए एक ये टाइप आता है, मान लीजिए अगर चाल के लिए पूछ दिया जाए तो चाल का औसत क्या होगा? औसत चाल, औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय, ओके। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं? मान लीजिए कि एक कुल दूरी बटे कुल समय, मान लीजिए कि इसमें एक सवाल लेते हैं, एक आदमी, इसमें छोड़िए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, वो 5 सेकंड तक चला, तो 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? 25। चलो क्या होता है? दूरी बटा समय, तो ये चाल है 5, चल बराबर ये दूरी को मान लीजिए l, और समय कितना है? 5 सेकंड, यानी ये कितना आ गया? 25।
चाल और दूरी पर समय होता है उससे आप लोग 25 निकाल लेंगे, ठीक है। और एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, वो भी मान लीजिए 5 सेकंड चला, वो कितना जाएगा? वो तो 50 जाएगा, वो 50 मीटर जाएगा। ये 50 में, ये 25 मीटर है, 50 मीटर। कुल दूरी कितनी है? 50 और 25 75, और कुल समय कितना है? 10। इसका अगर आप लोग निकालेंगे औसत चाल तो ये आएगी औसत चाल, ठीक है। आप लोग ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप मान लीजिए कम से कम आप लोगों को टाइम एग्जाम में लगाना है, तो इसके लिए एक दो फॉर्मूले हैं, आप लोग देख लीजिए। दो संख्याओं के लिए, मतलब जैसे आर्टिकल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, रेलगाड़ी या 2 रेलगाड़ी के लिए ले लीजिए, 2 रेलगाड़ी। इससे मान लीजिए कि बोल रहा है एक जा रही है 1 किलोमीटर, जो भी मीटर पर सेकेंड या जो भी है, एक की चाल दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट रेलगाड़ी की, फर्स्ट ट्रेन। और सेकेंड ट्रेन का दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए इसको भी दूरी L तय करना है और इसको भी दूरी L तय करना है, तो इस केस में पूछता है कि औसत चाल क्या होगी, ठीक है। तो इस केस में औसत चाल जो होती है, औसत चाल वो क्या होती है? 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस 3, ठीक है। ये होता है 2 रेलगाड़ी केस में। ऐसे ही अगर 3 रेलगाड़ी का केस ले लिया जाए तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल 3ABC डिवाइडेड बाई AB प्लस BC प्लस CA। ये 3 रेलगाड़ी के केस में है, ये 3 ट्रेन, ओके। इससे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, और मैं इसको डेरिवेट भी चाहे तो मैं कर सकता हूँ। देखिए मान लीजिए कि इसमें निकालेंगे आप, इसको डेरिवेट करना ना, देखिए ये चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ओके। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, L/T लिखिए, L/T। मान लीजिए 2 है तो मान लीजिए कि A मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो L दूरी तय कर रहा है, इसमें भी L दूरी तय कर रहा है। तो मान लीजिए कुछ सी चाल आ गया तो इसमें कुछ टाइम T1 अलग लगेगा, इसमें कुछ टाइम T2 लगेगा L दूरी तय करने में। तो यहाँ पर चाल को मान लीजिए दिया है A, ओके। ये एक, इसको मान लीजिए कि ये इक्वेशन एक ये है। मान लीजिए दूसरा जो ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, वो भी दूरी L तय कर रहा है, और कितना टाइम है? T2 टाइम है, ओके। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल कुल दूरी कितना है? कुल दूरी कितनी चल रही है? ये L चल रहा है और ये भी L चल रहा है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 2L, ओके। कुल दूरी बटा कुल समय, तो यहाँ पर टाइम निकाल लीजिए। टाइम कितना आएगा? L/A आएगा, और इसके केस में T2 कितना आएगा? L/B। एक्सचेंज कर लीजिए, यहाँ A नीचे आ जाएगा और T ऊपर चला जाएगा। तो कुल समय कितना है? L/A यानी T1 प्लस T2, L/B, ओके। और 2L, और इसका लसन लेंगे आप तो क्या आएगा? लसन लीजिए, तो ये आएगा BL प्लस AL डिवाइडेड बाई AB। ये इसको ऊपर लेकर जाइए AB को, तो 2LAB अपॉन AL प्लस BL। L कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? कट जाएगा, 2AB अपॉन A प्लस B आ गया। लेकिन आप इस चीज से मत जाइएगा, आप ये याद रखिएगा 2AB अपॉन A प्लस B। A और क्या? A और B क्या है? कितनी चाल है? कितनी चाल से मान लीजिए एक रेलगाड़ी जा रही है और B कितनी चाल से दूसरी रेलगाड़ी जा रही है, तो
इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिए और सवाल को तुरंत आप बना लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए दिया है एक ट्रेन, मान लीजिए एक जा रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक जा रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये भी क्या है, एल दूरी तय कर रही है और ये भी क्या कर रही है, एल दूरी। 10 किलोमीटर वाली चाल भी एल दूरी तय कर रही है और 15 किलोमीटर वाली रेलगाड़ी भी एल दूरी तय कर रही है, ठीक है। तो इस केस में औसत चाल क्या होगी, फॉर्मूला लगाइए आप। 2 एक की 10 है, एक की चाल कितना है 15 है, डिवाइडेड बाय कितना है 10 प्लस 15, ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 25, 5 3 15, 5 या 25, 5 होगा 20, यानी कि ये आ गया 12। औसत चाल कितनी है 12, ठीक है। अब इस चीज को याद रखिए, अगर आपको फास्ट सवाल करना है या फिर इसके डेरिवेशन को जानना है बेसिक, तो बेसिक में मैंने बता दिया कि वो कैसे आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, जैसे क्वेश्चन एक आता है बल्लेबाज पे, ठीक है। मान लीजिए कि एक बल्लेबाज है, ठीक है, वो 10 पारी खेलता है, 10 पारी खेलता है और कितना रन बनाता है 500 रन बनाता है। एक बल्लेबाज, ठीक है, 10 पारी खेलता है, ये 10 पारी है, एक बल्लेबाज 10 पारी, पारी 10 खेलता है और 500 क्या करता है, रन बनाता है। यदि वो 11वीं पारी में नाबाद रहा, तो नाबाद मतलब नॉट आउट, 11वीं पारी में नाबाद रहा और 20 रन बनाया, ओके। तो इस केस में क्या होता है, औसत बल्लेबाजी, औसत बल्ले कुल रन और कुल पारी, ठीक है। एक बल्लेबाज है 10 पारी खेलता है, पारी 10 खेलता है और 500 रन बनाता है। 11वीं पारी में वो 20 रन बनाता है और नाबाद रहता है, ठीक है। तो औसत बल्लेबाजी इस केस में क्या होती है, कुल रन डिवाइडेड बाय कुल पारी। तो कुल रन कितने हैं 500 प्लस 20, कुल पारी कितनी है, कुल पारी आप 10 ही कंसिडर करिएगा, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। 11 यहाँ पर पारी इंक्लूड मत करिएगा, ठीक है। ये इसीलिए मैं आपको ये सवाल बताया हूँ कि हाँ हमको तो लग रहा है यहाँ पर 11 पारी खेला है, लेकिन यहाँ पर 11 जिस पारी में वो नाबाद रहता है उस पारी को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ये हमेशा आप 10 लीजिएगा इस केस में, जो मतलब कि जिस पारी में वो नाबाद रहता है वो पारी क्या होती है, काउंट नहीं होती है, जिसमें वो नॉट आउट रहता है, ठीक है। तो इसका औसत निकल कर आ जाएगा, ये देखिए 520 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि ये कितना आ गया 52। हर एक पारी में वो क्या कर रहा है 52 रन बनाता है, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसमें, 2-3 कॉन्सेप्ट और है हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है, जैसे ये किसी
संख्या को हटा के नई संख्या जोड़ने पर, ये केस है। किसी संख्या को हटा के नई संख्या जोड़ने पर औसत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी संख्या को हटा के नई संख्या जोड़ने पर औसत, ठीक है ना। इसको हम अच्छे से देखते हैं। तो इस केस में पूछता क्या है, नई संख्या ही पूछता है कि नई संख्या क्या होगी। ये एक औसत का सवाल है, इसमें औसत पूछा नहीं जाता है, औसत वगैरह दिया रहता है। किसी संख्या को हटा के नई संख्या जोड़ने पर यदि उसका औसत दिया हो, तो इस केस में जो नई संख्या ऐड हुई है उसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्त, इसका एक फॉर्मूला आता है, आप लोग लिख लीजिए, लेकिन मैं इसको भी ड्राइव करके आपको बता रहा हूँ। नई संख्या क्या होगी, नई संख्या बराबर होगा बदली गई संख्या ओके औसत में परिवर्तन इंटू n, ओके। तो या देखिए, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, नई संख्या, यदि मतलब यहाँ पर प्लस माइनस साइन इसलिए मैंने दिया है कि मान लीजिए औसत में वृद्धि हुई तो आप लोग प्लस कर दीजिएगा, अदरवाइज आप लोग माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और उसको बेसिक से करेंगे और फिर इस पर फॉर्मूले पर भी करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ये है, एक कार्यालय में ओके सदस्यों की संख्या 8 है, ओके। उसमें से 50 kg वाले आदमी को निकाल कर एक नया आदमी नया सदस्य, जो भी बोलिए आदमी या सदस्य, एक कार्यालय में सदस्य संख्या 8 है, उसमें से 50 kg वाले आदमी को निकालकर एक नया सदस्य जोड़ दिया जाता है, तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो नए आदमी का वेट के बाद क्या होगा। देखिए, ये पूछा गया सवाल, एक कार्यालय में सदस्यों की संख्या 8 है, उसमें से 50 kg वाले आदमी को निकालकर एक आदमी को उसमें रख दिया जाता है, ठीक है। तो जो औसत रहता है उसमें क्या हो जाती है, 2 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो आदमी का भार क्या होगा, जो आदमी नया वाला उसमें डाला गया है, ठीक है। अगर इसको फॉर्मूले पे करना चाहे तो फॉर्मूले पे क्या होगा, भार, जो आदमी का भार, नया भार, बदली की संख्या, कौन बदला गया, 50 kg वाला, और यहाँ वृद्धि कितनी हुई है, 2 की। औसत में परिवर्तन कितना हुआ है, 2 का, इंटू पदों की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या 8, ये कितना हो गया 50 प्लस 16, ये कितना हो गया 66। अगर आपको ये याद रहा तो आप लोग ये क्वेश्चन तुरंत बना लोगे।
यदि नहीं आते तो ये सवाल को कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि सदस्यों की संख्या कितनी थी, 8 थी, और 50 केजी वाले आदमी को निकालकर कोई एक नया आदमी डाला गया है जिसकी वजह से औसत में वृद्धि कितनी की हो गई है, 2 की। ठीक है, तो वही इसको हम लोग बेसिक से करते हैं। हम लोग कि हम लोग को कुछ नहीं पता है, मान लीजिए औसत नहीं आता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 8 सदस्य थे ना, 8 सदस्यों का भार, 8 सदस्यों का भार इक्वल टू एक्स, ये हम लोग मान लेंगे कि 8 सदस्यों का भार कितना है, x किलो है। ठीक है, ओके, 8 सदस्यों का भार हम लोग x केजी मान लेंगे, और मान लेंगे कि औसत को, औसत भी तो हमको नहीं पता है, औसत को y मान लेंगे। ठीक है, कि औसत y केजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अदोष पे चलिए। तो औसत क्या होता है, ये तो औसत है ना, औसत क्या होता है, कुल भार डिवाइड बाई कुल पदों की संख्या, कुल भार, और कुल पदों की संख्या कितनी है, 8 है, ये y, ये तो औसत ही है ना, औसत हमने y के बराबर माना है, तो x बराबर कितना आ गया, 8y, ये आप लोग समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है, अब क्या है कि 50 केजी वाले आदमी को हम लोग निकाल रहे हैं, तो मान लीजिए हम लोग कर क्या रहे हैं, मान लीजिए कि अब क्या आ गया, टोटल भार ये हो गया, एक्स तो टोटल भार ही तो हमने माना है, तो मान लीजिए कि टोटल भार अपना इतना है। ओके, अब क्या कर रहा है, इसमें से 50 केजी निकाल दे रहा है और ऐड कर लिया मान लीजिए किसी जेड को। ओके, कर क्या रहा है कि मान लीजिए कि हमारा जो टोटल भार 8y है, तो 8y और 50 केजी हम लोग क्या कर रहे हैं, भार वाले आदमी को निकाल रहा है और जेड भार वाले आदमी को जोड़ रहा है। एक आदमी को जोड़ रहे हैं और एक आदमी को हटा रहे हैं, आधा हमारे पदों की संख्या कितनी रहेगी, 8 ही तो रहेगी, एक जा रहा है तो आ रहा है, डिवाइडेड बाई 8, ये क्या हो गया, कुल भार डिवाइडेड कुल पदों की संख्या, और यहां पर क्या होगा, औसत पहले कितना था, y था, अब कितना चेंजिंग हो गया, 2 का चेंजिंग हो गया। ओके, समझ में आया, औसत में परिवर्तन, मान लीजिए ये गया और z आया, तो औसत में परिवर्तन 2 का हुआ है, मतलब 2 से वृद्धि हुई है, तो इसीलिए y प्लस कर दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा, 8y माइनस 50 और प्लस z, और इसको मल्टीप्लाई करिए, 8y प्लस 8z। ठीक है, y से y तो कट गया। अब देखिए 8, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये y प्लस 2 है ना, तो यहाँ पर 16 होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ z कितना आ गया, 16, और इसको 50 इधर लाएंगे तो z कितना आ गया, 66। मान लीजिए जो आदमी जोड़ा गया है उसका भार मैंने ये माना है कि जो आदमी जोड़ा जा रहा है वो है z किलोग्राम का, तो यहाँ पर आ गया 66। ये हो गया अपना बेसिक तरीका। आप लोग वही याद रखिएगा कि बदली गई संख्या प्लस माइनस औसत में परिवर्तन इनटू पदों की संख्या, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इसी पे बेसिक और क्वेश्चन आता है, उसको हम देख लेते हैं। वो कौन सा ये है, समूह में एक आदमी को जोड़ने पर
ओके। ये एक टाइप है, समूह में एक आदमी जोड़ेंगे तो मतलब क्या हुआ क्या नहीं, तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। या इसका पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए। शामिल सदस्य या संख्या, ओके, बराबर औसत प्लस माइनस औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन गुणे n+1। ये आपका आंसर आ जाएगा इसे क्वेश्चन करेंगे तो। ये आप लोग याद रख सकते हैं अगर आपको कम समय में क्वेश्चन को करना है। समूह में एक नया आदमी जोड़ा जाए, ठीक है, तो उस केस में कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं उसको भी, ठीक है। एग्जांपल क्या है, 15 विद्यार्थियों की कक्षा, 15 विद्यार्थियों की कक्षा की आयु का औसत 40 वर्ष है। यदि शिक्षक को जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, ओके। तो उस आदमी की उम्र क्या होगी, तो उस आदमी की उम्र क्या होगी, मतलब उस शिक्षक की जो उसमें ऐड हुआ है, ठीक है। देखिए 15 विद्यार्थियों की कक्षा है और जो कक्षा के 15 स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु 40 है, ठीक है। और यदि शिक्षक को जोड़ दिया जाए तो औसत में क्या हो जाती है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी 40 से 42 औसत आयु हो जाती है। अब पदों की संख्या एक आदमी एक शिक्षक बढ़ेगा तो पदों की संख्या 16 हो जाएगी। अगर आपको ये ध्यान में रहा तो आप लोग सवाल को तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए आप अगर ये याद रहा तो यहाँ करना क्या है, 40 प्लस 2 में परिवर्तन हुआ है, वृद्धि हुई है, 2 n+1 एक आदमी बढ़ा दिया 16, ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 32, ये आ गया 72। जो आदमी ऐड हुआ है उसकी उम्र कितना है, 72 वर्ष। औसत कितना दिया है, 40 दिया है, और परिवर्तन कितना हुआ, वृद्धि इसीलिए आप साइन प्लस करेंगे, परिवर्तन कितना का हुआ है, 2 का, 2 इंटू n+1, यानी कि एक शिक्षक तो बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए 15 16 हो जाएगा। अब आयु कितनी आ जाएगी, 72 वर्ष शिक्षक की, ठीक है। ये एक टाइप हो गया। अगर इसको लॉन्ग वे में जाए तो लॉन्ग वे में भी जाने का भी एक तरीका है। बेसिक से हमसे चलते हैं, तो इसका ये बेसिक देखना हो तो देख लीजिए। बेसिक से इसको कैसे करेंगे, ठीक है। कितना है, 15, ठीक है। 15 स्टूडेंट है, मान लीजिए सभी की उम्र, मतलब 15 जो शिक्षक मतलब स्टूडेंट हैं, सभी की जो 15 है उनकी उम्र कितनी है, x है, मतलब जोड़कर, मतलब मान लीजिए कि 5 आदमी हैं, 5 साल के, तो 25 साल। वैसे मैं मान रहा हूँ कि मतलब जो भी 15 स्टूडेंट हैं उनकी आयु कितनी है, x है, ओके। अब क्या दिया है,
आयु का योग x है, सभी की आयु का योग x मान रहा है और स्टूडेंट कितने हैं 15, इसका औसत कितना दिया है 40, ठीक है। तो x कितना आ गया 600 आ गया। टोटल उम्र यानी कि 15 स्टूडेंट है तो 15 की जो उम्र है वो 600 के वर्ष के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक शिक्षक ऐड हो जा रहा है, तो मान लीजिए एक शिक्षक ऐड हो रहा है तो कितने में ऐड होगा 600 में तो होगा, ओके। अब क्या होगा, पदों की संख्या 15 से 16 हो जाएगी और औसत में परिवर्तन कितने का 2 का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 600 प्लस x और ये होगा 42 इंटू 16, ये करिए 16 गुना 32 और 16 चौके 64 3 67, ये x ये प्लस 600, x बराबर कितना आ गया 72। क्या करना है, सभी की उम्र का योग x मानना है, ठीक है। डिवाइडेड है 15 करेंगे तो औसत आएगी जो कि दिया है 40, x बराबर 600 यानी कि 15 स्टूडेंट जो है उनकी आयु का योग 600 के बराबर है। तो देखिए अब क्या है कि एक शिक्षक बढ़ जा रहा है, मान लीजिए कि उसकी उम्र क्या है, इसको लेटर ऐसे कर लीजिएगा, उस शिक्षक की उम्र y मान लीजिएगा, तो ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। नहीं तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन किया हूँ, मान लीजिए बोलेंगे क्या ये माने, तो देख लीजिएगा शिक्षक की y मान लीजिएगा, शिक्षक की y वर्ष, ठीक है। ऐसे करके आप मात्रा निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है उसको भी हम देख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए, एक है लास्ट है ये कॉन्सेप्ट और एक दो पॉइंट बता दूंगा, ठीक है संख्या को गलत पढ़ने पर, ओके। तो औसत परिवर्तन सही संख्या माइनस गलत संख्या, ओके, डिवाइडेड बाय पदों की संख्या को गलत पढ़ने पर औसत में परिवर्तन ऐसे निकालते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं, मुझे दिया है 9 संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का 9 संख्याओं का औसत 18 दिया है, ठीक है। यदि रियल संख्या 28 है और उसको हम गलती से क्या पढ़ लेते हैं, ये गलती से और ये सही है, तो हमको बताइए कि मतलब कितना औसत में परिवर्तन आया है। 28 को हम 82 पढ़ ले रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, अब हम फॉर्मूले लगा दीजिए, 28 माइनस 82 डिवाइडेड बाई पदों की संख्या 9 है, ये घटाइए ये आएगा 6, सॉरी 12 से 8 जाएगा तो 4 और 7 में से 2 जाएगा तो 5 डिवाइडेड बाई 9, ये माइनस में है, यानी कि औसत में परिवर्तन कितने का हो गया 18 माइनस 6, 12 का परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर औसत में परिवर्तन तो इतना हो गया है -6 का, लेकिन जो सही मतलब अपना है, अगर सही पढ़ता तो औसत दिया था, सही जगह पढ़ने का औसत दिया था, सही औसत गलत पढ़ लिया इसीलिए
औसत में परिवर्तन -6 का, औसत में परिवर्तन -6 का आएगा। ठीक है, तो यही था बेसिक। ठीक है, इससे ज़्यादा मेरे समझ से तो कुछ नहीं आता है, लेकिन सवाल तो बहुत बनते हैं जैसे बनाया जाए। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो आपको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।